चलिए आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है फंड, दूसरा वर्ड है फ्लो और तीसरा वर्ड है स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ये देख लें कि फंड क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि फ्लो क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो पहला वर्ड आता है फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड जो है इसमें फंड आया। फंड को समझे कि फंड कहते किसको है। फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। फंड का तात्पर्य है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल को हम एक और परिभाषा में ऐसे ले सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज करंट एसेट्स। फिर क्वेश्चन उठता है कि करंट एसेट्स कहते किसको है। तो करंट एसेट्स आर दोज टाइप्स ऑफ एसेट्स which can convert into cash into within one operating cycle। करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जो एक साल के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर, एटीसी, ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं। ये करंट एसेट्स की ये खासियत है कि ये एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आप कैश का एग्जांपल लीजिए तो कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। बैंक का एग्जांपल लीजिए तो बैंक भी एक बैंक का बैंकिंग आवर है, उस आवर के तहत आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा होता है स्टॉक। स्टॉक को दूसरे भाषा में, अभी नया भाषा में इसको इन्वेंट्री बोला गया है। इन्वेंट्री भी किसी भी संस्था का इन्वेंट्री ऐसा होना चाहिए जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि दुकान का कोई भी स्टॉक एक साल के अंदर रुपया में बदल जाना चाहिए। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक साल से ज़्यादा आपके पास रहे। तो एक साल से ज़्यादा अगर आपके पास रहेगा तो आप सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, आपका स्टॉक टर्नओवर नहीं है। दुकान का स्टॉक क्या कहता है, दुकान का इन्वेंट्री कहता है कि वो जितना जल्दी बिक जाए बिजनेसमैन के लिए उतना ज़्यादा बढ़िया है। बिजनेसमैन को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमको प्रॉफिट होगा तभी हम बेचेंगे, कुछ कम प्रॉफिट में हम नहीं बेचे, ये सोचना मूर्खता है। बिजनेसमैन का मोटिव ये होना चाहिए कि जब भी हो सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए, ये मेन मोटिव होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि सामान मेरा जल्दी से जल्दी बिके, तो कैश में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा सामान आप खरीदेंगे, फिर वो बिकेगा, फिर कैश में कन्वर्ट होगा, फिर तीसरा सामान खरीदेंगे, फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा, ये प्रक्रिया चलता रहेगा। डेटर, डेटर किसको कहते हैं, जिसको उधार में माल बेचा जाता है। तो डेटर भी मैक्सिमम आप किसी को भी उधार दीजिएगा तो कितना दिन के लिए दीजिएगा, 20, 25, 30 दिन के लिए दीजिएगा। साल भर से ज़्यादा के लिए तो किसी को आप कैश नहीं दीजिएगा। तो ये भी डेटर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाने वाला चीज़ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो समय से पहले आप किसी में खर्चा कर देते हैं, प्रीपेड, वो भी करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल है, एक्रूड इनकम है, ये दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। Now what is current liability? Current liability are those types of liability which will pay within a one operating year or one operating cycle। जब किसी लाइबिलिटी को एक साल के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है तो वो करंट लाइबिलिटी कहलाता है। करंट लाइबिलिटी का जो ड्यूरेशन होता है वो एक साल के अंदर का होता है। आप किसी से भी अगर उधार लिए हैं सामान, जिसको क्रेडिटर कहते हैं, तो वो क्रेडिटर को आप एक साल के अंदर ही पेमेंट करना चाहेंगे। कोई भी क्रेडिटर आपको एक साल से ज़्यादा का समय नहीं देता है, जब भी देगा वो एक साल से कम का समय देगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, ये सारे के सारे जो है वो करंट लायबिलिटी के उदाहरण है। तो ये समझ में आ गया कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। जब करंट एसेट्स में आप करंट लायबिलिटी माइनस कीजिएगा तो निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल, और इसी वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं फंड। तो अभी हम अगर ये मान के चलें कि किसी बिजनेस का विद इन 1 ईयर करंट एसेट्स इक्वल टू 1 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 50,000 और 60,000, मे बी 60,000। So if current assets is 1 lakh and current liability is 60,000, now current assets 1 lakh, current liability 60,000. So fund is current assets minus current liability, 1 lakh minus 60,000 is equal to 40,000। जब हम करंट एसेट्स 1 लाख में करंट लायबिलिटी 60,000 माइनस कर देंगे तो जो फंड बचेगा वो 40,000 रुपया का फंड बचेगा। तो अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि फंड कहते हैं किसको है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को आप माइनस कर दीजिएगा
जो बचेगा वही वर्किंग कैपिटल होगा और इस चैप्टर के अनुसार से उसी को फंड बोला गया है। ये हो गया फंड का बात। अब दूसरा वर्ड उसमें जोड़ दीजिए, फंड का फ्लो। दूसरा वर्ड जोड़ दिए, पूरा चैप्टर का तो नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन इसमें अभी हम एक वर्ड पढ़े फंड, दूसरा वर्ड उसमें जोड़ देते हैं फंड फ्लो कि व्हाट इज फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्या है? फंड फ्लो बेसिकली ये समझिए कि जो फंड का अमाउंट है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से उस अमाउंट में या तो वृद्धि होती है या तो फिर कमी होती है, तो हम कहते हैं कि वो फंड का फ्लो हुआ है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से फंड का अमाउंट या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, तो वो फिगर फंड का फ्लो माना जाता है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल हम बताएं कि करंट एसेट्स किसी फर्म का है 1,00,000 रुपया, करंट लायबिलिटी किसी फर्म का है 60,000 रुपया। तो करंट एसेट्स है 1,00,000, करंट लायबिलिटी है 60,000, तो फंड कितना हुआ? 40,000। अब दूसरे एग्जांपल में अगर हम चल जाएं, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन इफेक्टेड हुआ हो कि करंट एसेट्स 1,00,000 के बजाय हो गया 1,20,000 और करंट लायबिलिटी वैसे ही का वैसे रहा 60,000, तो करंट एसेट्स हो गया 1,20,000, करंट लायबिलिटी 60,000, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 1,20,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 60,000 रुपया। तो पहले फंड कितना था? 40,000 रुपया। अभी फंड कितना है? 60,000 रुपया। तो ये फंड 40,000 से बढ़ के कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो ये जो 20,000 रुपया बढ़ा, दैट इज कॉल्ड फंड फ्लो। इसी को कहते हैं फंड का फ्लो होना। जस्ट आप अनुमान कीजिए कि फंड फ्लो, फ्लो मतलब होता है बहाव, फ्लो का मतलब होता है बहाव, तो फंड में बहाव होना जरूरी है। जैसे पहले के एग्जांपल में करंट एसेट्स 1,00,000 था, करंट लायबिलिटी 60,000 था, तो फंड था 40,000। कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस में कुछ लेन देन हुआ, कुछ बिजनेस में आया, कुछ बिजनेस से गया, कुछ क्या हुआ, तो करंट एसेट्स हो गया 1,00,000 से बढ़ के 1,20,000 और करंट लायबिलिटी अभी भी 60,000 रुपया है। तो फंड क्या हो गया? 1,20,000 माइनस 60,000 बराबर 60,000, दैट इज फंड, न्यू फंड 60,000। तो ओल्ड फंड इज 40,000, न्यू फंड इज 60,000। नाउ क्या हुआ? 40,000 से बढ़ के कितना हो गया? 60,000 रुपया। तो 20,000 रुपया बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि फंड का फ्लो हुआ, इस ट्रांजैक्शन से फंड का फ्लो हुआ। अब हम तीसरा कोई एग्जांपल आपको सुनाते हैं। मान लीजिए कि अभी कोई करंट एसेट्स है 80,000 रुपया और करंट लायबिलिटी है 60,000 रुपया। तो करंट एसेट्स 80,000 और करंट लायबिलिटी 60,000, तो 80,000 में 60,000 रुपया चला गया, तो फंड कितना बचा? 20,000 रुपया। पहले फंड कितना था? सबसे पहले इनिशियल जो एग्जांपल बताया तो उसमें फंड था 40,000। सेकंड एग्जांपल बताया तो उसमें फंड हो गया 60,000, 40 से हो गया 60, 20,000 रुपया बढ़ गया। अभी जो एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें करंट एसेट्स है 80,000 और करंट लायबिलिटी है 60,000, तो फंड कितना है? 20,000। तो अभी क्या हो गया? फंड घट गया, 60,000 से घट के फंड कहाँ पर आ गया? 20,000 रुपया में आ गया। तो हम क्या कहेंगे? ये फंड डिक्रीज कर गया, दैट इज ऑल्सो फ्लो। ये भी फ्लो है। फंड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज होना भी होता है, डिक्रीज होना भी होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी फंड का फ्लो है, डिक्रीज हो रहा है तो भी फंड का फ्लो है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फंड बढ़ना ही फ्लो होता है, फंड घटना भी फ्लो होता है। फंड का फ्लो को आप ठीक वैसे समझिए जैसे मान लीजिए कि आपको पहले एग्जांपल में हम बताएं कि फंड कितना था? 40,000 रुपया। दूसरे एग्जांपल में फंड कितना है? 60,000 रुपया फ्लो हुआ, इंक्रीज हुआ, फ्लो हुआ। तीसरे एग्जांपल में फंड कितना है? 20,000 रुपया, डिक्रीज हुआ, ये भी फंड का फ्लो हुआ। अब आपको चौथा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। फंड है 50,000 रुपया, करंट एसेट्स है 50,000 रुपया और करंट लायबिलिटी है 30,000 रुपया। करंट एसेट्स है 50,000, करंट लायबिलिटी 30,000, तो फंड कितना होगा? 20,000 रुपया। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फंड 20,000। तो इसके ऊपर वाला जो एग्जांपल था उसमें भी था 20,000, इस एग्जांपल में भी है 20,000, दोनों में है 20,000। अब यहाँ पर फंड का फ्लो नहीं हुआ क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में फंड जहां पर खड़ा था 20,000 रुपया में, अभी करंट एसेट्स 50,000, करंट लायबिलिटी 30,000, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी चला गया,
बचा 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया के चलते फंड का फ्लो नहीं हो पाया, क्योंकि हम पिछले फंड भी 20,000 पर ही थे, अभी फंड भी 20,000 पर कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फंड का फ्लो नहीं हुआ। तो फंड का फ्लो तब माना जाता है जब फंड या तो इंक्रीज करे या तो फंड डिक्रीज करे, तो फंड का फ्लो होता है। अगर फंड कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, तो फंड का फ्लो नहीं माना जाएगा। इसको आप ऐसे भी देखिए, नदी का पानी और तालाब का पानी, कभी नदी का पानी और कभी तालाब का पानी पर आप ध्यान से अगर देखिएगा, तो तालाब का जो पानी होता है वो स्थिर होता है। तालाब का पानी स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें उछाल नहीं आता, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, वो चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है। तालाब जो होता है, तालाब चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है, उसके पानी में कोई उछाल नहीं आता है, ना वो ऊपर की ओर उठता है, ना तो वो नीचे की ओर झुकता है। वो एक स्थिर पैरेलल चलता है, पैरेलल एकदम हमेशा पैरेलल रहता है। जब वो पैरेलल रहता है तो हम ये कहते हैं कि वहां पर फंड का फ्लो नहीं है। यानी कि जब मैं फंड पहले भी 20,000, अभी भी फंड 20,000, आगे के भी एग्जाम्पल में फंड 20,000, तो वहां फंड का फ्लो नहीं है। तालाब का पानी क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है, जिस तरह से ऊपर है वैसे ही ऊपर का सतह सब जगह बना हुआ रहेगा। सतह जो भले नीचे का गड्ढा कम बेसी हो जाएगा, लेकिन सतह जो एकदम वो ऊपर एकदम एक जैसा रहेगा, तो वहां पर फ्लो नहीं होता। वो तालाब का पानी में फ्लो नहीं होता है, तालाब का पानी कांस्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी फंड का फ्लो नहीं हो रहा है। 20,000 शुरू में था, 20,000 अभी भी है, आगे वाले भी एग्जाम्पल में 20,000, तो सब जगह 20,000 है, तो फंड का फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके पहले वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें कि पहले फंड था 60,000 रुपया, 60,000 से बढ़ के हो गया 80,000 रुपया, फिर 80,000 से घट के हो गया 20,000 रुपया, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये फंड का फ्लो है। ये बढ़ना घटना भी फंड का फ्लो माना जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं, नदी या समुद्र के पानी से ले सकते हैं। नदी या समुद्र का पानी को भी अगर आप कभी ध्यान से देखिएगा, तो नदी का पानी कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नदी का पानी नीचे आता है, कभी बराबर हो जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है, अप डाउन जिक जैक ऊपर नीचे चलता रहता है। दैट इज फ्लो। तो फ्लो का मतलब होता है उस तरह से बहना। बहना जैसे नदी का पानी और समुद्र का पानी बहता है, उसको फंड का फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर स्थिर रहेगा तो वो फंड का फ्लो कभी नहीं हो सकता। वो तालाब का पानी हो गया, वो फ्लो नहीं हुआ। तालाब का पानी, कुआं का पानी जल्दी फ्लो नहीं करता है। लेकिन नदी और समुद्र का पानी में बहुत जिक जैक, कभी देखिएगा भी आकार का ऊपर चढ़ेगा, कभी देखिएगा एम आकार का नीचे आएगा, कभी एन आकार का होगा, कभी एम आकार का होगा। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी एम आकार का भी देखिएगा, कभी भी आकार का देखिएगा, कभी एन आकार का देखिएगा। ये उल्टा पुल्टा ऊपर कभी जाएगा, कभी कांस्टेंट हो जाएगा, कभी नीचे आएगा। दैट इज कॉल्ड फंड फ्लो। तो आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंड फ्लो किसको कहते हैं। अब तीसरा वर्ड आता है उसमें, अगर हम जोड़ दें फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट उसमें जुड़ गया, एक विवरण वर्ड जुड़ गया कि विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक कोष प्रवाह विवरण जो ये बताए कि पार्टिकुलर पीरियड में किसी बिजनेस में फंड हमारे पास कहाँ कहाँ से आया और हमारा फंड कहाँ कहाँ चला गया। दैट इज आवर फंड फ्लो स्टेटमेंट। हम अगर ये जानने का प्रयास करें कि फंड हमारे पास कहाँ कहाँ से आया और हमारा फंड कहाँ कहाँ चला गया बिजनेस का, इसी को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो होता है उसमें 2 साल का बैलेंस शीट होता है। अगर हम एग्जांपल मान लें कि पिछला साल है 2020 और करंट ईयर है 2021, तो 2020 में जो बैलेंस शीट में फिगर था और 2021 का जो बैलेंस शीट में फिगर है, तो 20 से 21 जो हम एक साल इम्प्रूव कर गए, तो उस एक साल में हमारा फंड कहाँ कहाँ से आया और मेरे बिजनेस का फंड कहाँ कहाँ चला गया, इसी का स्टेटमेंट तैयार करना फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। वेयर आवर फंड कम्स इन एंड वेयर आवर फंड गोज आउट। हमारा फंड कहाँ से आया और हमारा फंड कहाँ चला गया। वेयर आवर फंड कम्स इन, हमारे बिजनेस में फंड कहाँ से आया। वेयर आवर फंड गोज आउट, हमारे बिजनेस का फंड कहाँ चला गया। इसी को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट मुख्य रूप से बिजनेस के फंड फ्लो स्टेटमेंट मुख्य रूप से बिजनेस में आने वाले फंड के स्रोत यानी कि सोर्सेस को बताता है,
एंड यूजेस यानी उसके एप्लीकेशन को बताता है कि फंड का सोर्स क्या था और फंड का एप्लीकेशन क्या था। अगर आपके पास कागज कलम है तो उसमें लिखिए, कुछ हम आपको एग्जांपल बताते हैं। पहले लिख लीजिए, फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको कुछ एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास करते हैं, उस एग्जाम्पल से समझिए कि फंड का फ्लो, ये नदी और तालाब बोलने से तो बोल दिए, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि ये फंड का फ्लो हुआ कि फंड का फ्लो नहीं हुआ। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं कि करंट एसेट्स है 1,00,000 रुपया और करंट लायबिलिटी है 60,000 रुपया। तो हम फंड क्या कर सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी 1,00,000 माइनस 60,000 बराबर 40,000 रुपया फंड है। हम ये कह सकते हैं कि अगर 1,00,000 रुपया करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी 40,000 रुपया है तो 60,000 रुपया फंड है, ये कह सकते हैं। इफ करंट एसेट्स इज 1,00,000, करंट लायबिलिटी इज 40,000, देन आवर फंड इज 60,000। ओके, करंट एसेट्स 1,00,000, करंट लायबिलिटी 40,000, तो फंड बराबर 60,000। ये हो गया। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल है कि एक ट्रांजेक्शन हम लोग आपको पेश करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन है कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर ₹50,000, 50,000 रुपया का हमने शेयर कैपिटल इशू किया। एक एग्जांपल है आपके पास कि शेयर इशू किया हमने 50,000 रुपया का, इशू शेयर कैपिटल ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपया का शेयर इशू किया। अब देखिए जो 50,000 रुपया का शेयर इशू हुआ तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा। इसका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बनेगा इसका जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपया का, 50,000 का हमने शेयर इशू किया तो जर्नल एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि पिछला जो आपको एग्जाम्पल बताए थे जिसमें करंट एसेट्स था 1,00,000 रुपया, अभी आप शेयर इशू किए हैं तो आपके पास 50,000 रुपया बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब कि करंट एसेट्स बढ़ गया, और करंट एसेट्स बढ़ गया तो पहले से आपका करंट एसेट्स है 1,00,000 रुपया, अभी उसमें 50,000 रुपया करंट एसेट्स और बढ़ गया, तो आपके पास टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, 1,50,000 रुपया। करंट एसेट्स कितना हो गया, 1,50,000 रुपया। पहले से करंट लायबिलिटी कितना था, 40,000 रुपया। आपका जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक तो हो गया करंट एसेट्स, बैंक करंट एसेट्स है इसलिए वो करंट एसेट्स में जाके जुट गया। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं है, इसलिए जो करंट लायबिलिटी पहले से 40,000 था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस जर्नल एंट्री से। ये जो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड नीचे लिखे हैं, इस जर्नल एंट्री से कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ा, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए करंट लायबिलिटी जो है वो पहले का जैसे 40,000 था वैसे अभी भी 40,000 ही है। तो अभी करंट एसेट्स कितना हो गया आपका, नया करंट एसेट्स 1,50,000। ये जर्नल एंट्री होने के बाद, ये जर्नल एंट्री होने के बाद करंट एसेट्स है 1,50,000 और करंट लायबिलिटी है 40,000। तो हम क्या बोलेंगे, फंड बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 1,50,000 माइनस 40,000 बराबर 1,10,000। आवर फंड इज 1,10,000। हम लोग का जो फंड है वो 1,10,000 रुपया हुआ। पहले फंड कितना था, 1,00,000 माइनस 40,000, पहले था 60,000 रुपया, अभी हो गया 1,50,000 माइनस 40,000 यानी कि 1,10,000 रुपया। तो पहले फंड था 60,000 रुपया, अभी हो गया 1,10,000 रुपया। तो इससे क्या हो गया, फंड का फ्लो हो गया, फंड जो था वो फ्लो कर गया मतलब बढ़ गया। तो फंड का फ्लो हम कैसे मानते हैं, या तो फंड पहले के अनुपात में बढ़ जाए या तो पहले के जो अमाउंट है उसमें घट जाए, तभी फंड का फ्लो होता है। फंड अगर कांस्टेंट रहेगा तो कभी भी फंड का फ्लो नहीं माना जाता है। फंड का फ्लो किसी भी स्थिति में पिछले फंड के अमाउंट में होने वाले वृद्धि या कमी के चलते ही हो सकता है। कांस्टेंट फंड कभी भी फंड नहीं हो सकता। ये तो हो गई फंड की बात, उसकी फ्लो की बात। हम लोग अब देख लेते हैं नट सेल में 4 चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंड का फ्लो हुआ
कि फंड का फ्लो नहीं हुआ। 4 चीज आपको मोटा मोटी याद रखना है। पहला चीज याद रखना है, लिख लीजिए, अगर कोई कॉपी कलम रखे तो उसमें लिख लीजिए कि करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, अगर किसी जर्नल एंट्री के किसी ट्रांजैक्शन के जर्नल एंट्री में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आता है, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, देन नो फंड फ्लो, उससे फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर किसी जर्नल एंट्री में एक पार्ट करंट एसेट्स का है और एक पार्ट करंट लायबिलिटी का है तो इससे फंड फ्लो नहीं होगा। दूसरा, अगर फिक्स्ड एसेट्स प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी है, अगर किसी जर्नल एंट्री में एक पार्ट फिक्स्ड एसेट्स का है और एक पार्ट फिक्स्ड लायबिलिटी का है तो नो फंड फ्लो, उससे भी फंड का फ्लो नहीं होगा। यानी आप देख लीजिए, दोनों लिखे हमने, पहले वाले में लिखा करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, अगर किसी जर्नल एंट्री में करंट एसेट्स, एक पार्ट में करंट एसेट्स हो और एक पार्ट में करंट लायबिलिटी हो तो फंड का फ्लो नहीं होगा। दूसरे जब एग्जाम्पल में हमने देखा कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी, अगर एक पार्ट में फिक्स्ड एसेट्स हो दूसरे पार्ट में फिक्स्ड लायबिलिटी हो तो उससे फंड का फ्लो नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए कि अगर करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी है, अगर करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी है देन फंड का फ्लो होगा। करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी, उससे फंड का फ्लो होगा। चौथा, अगर हम कहें करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम कहें करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स्ड एसेट्स तो इससे भी फंड का फ्लो होगा। अब ये जो 4 हम एनालिसिस आपको लिखा है, इसको 2 एनालिसिस में भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस 4 एनालिसिस को 2 एनालिसिस में भी लिख सकते हैं। करंट प्लस करंट से फंड का फ्लो नहीं होता, फिक्स्ड प्लस फिक्स्ड से भी फंड का फ्लो नहीं होता, करंट प्लस फिक्स्ड से फंड का फ्लो होता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में दोनों चीज करंट करंट है तो फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर दोनों चीज फिक्स्ड है तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन में एक में करंट है और दूसरे में फिक्स्ड है तो फंड का फ्लो होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप करंट जलाते हैं तो दोनों में आप अगर प्लस प्लस दीजिएगा तो बत्ती भले जले तो जले लेकिन ब्लास्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोनों अगर मेन दीजिएगा तो बत्ती जले या ना जले, ये तो जरूरी है कि जल ही जाएगा लेकिन ब्लास्ट भी हो जाएगा। और अगर दोनों में आप माइनस करंट दीजिएगा तो बत्ती जलेगा ही नहीं। तो एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से फंड फ्लो के लिए भी यही सिद्धांत है कि एक फिक्स्ड होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए, तभी फंड का फ्लो होगा। अगर दोनों फिक्स्ड हो गया, दोनों फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया तो फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर दोनों करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी हो गया तो फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर दोनों करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये भी होता है, अगर 2 करंट एसेट्स हो गया तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर 2 करंट लायबिलिटी हो गया तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर 2 फिक्स्ड एसेट्स हो गया तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा, अगर 2 फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया तो भी फंड का फ्लो नहीं होगा। 2 फिक्स्ड लायबिलिटी कैसे हो सकता है आपको बता देते हैं। 2 फिक्स्ड लायबिलिटी कैसे होता है? 2 फिक्स्ड लायबिलिटी हो सकता है कि अगर आपने इशू किया है डिवेंचर का, अगर आपने कन्वर्सन के पर्पज से शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपने कन्वर्सन के पर्पज से शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया तो शेयर को अगर आप डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो देखिए इसमें दोनों ही फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स्ड लायबिलिटी हो गया और एक शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया, तो इससे भी फंड का फ्लो नहीं होगा। यानी सेम नेचर जहां पर ही रहेगा, करंट प्लस करंट, चाहे वो करंट एसेट से हो या करंट लायबिलिटी से हो, फंड का फ्लो नहीं होगा। अगर सेम नेचर का फिक्स्ड रहा, चाहे वो फिक्स्ड एसेट से हो चाहे फिक्स्ड लायबिलिटी से हो, तो फंड का फ्लो नहीं होगा। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में एक करंट और दूसरा फिक्स्ड है तभी फंड का फ्लो होगा, अन्यथा फंड का फ्लो नहीं होगा। तो इस छोटे मोटे एग्जाम्पल से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंड फ्लो क्या है और कहाँ कहाँ फंड का फ्लो होता है। अब इसका तीसरा पार्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या, आपको पहले ही बताया गया कि 2 साल का आपका पीरियड होता है बिजनेस का। एक अगर 2020 को हम प्रीवियस ईयर मान लें और एक 2021 को अगर हम करंट ईयर मान लें, तो प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर में आपका फंड कितना बढ़ा या कितना घटा, उसी को फंड फ्लो स्टेटमेंट हम कहते हैं। तो फंड
फ्लो स्टेटमेंट दो पार्ट में होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड जो होता है वो सोर्सेस ऑफ फंड कहलाता है कि आपका फंड कहाँ से आया। राइट साइड जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, वो ये बताता है कि आपका फंड कहाँ चला गया। तो सोर्सेस ऑफ फंड फंड आने का जगह बताता है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड फंड जाने का जगह बताता है। आपको कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड में कौन होता है और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कौन होता है। सोर्सेस ऑफ फंड में आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इनकम लाइक डिविडेंड रिसीट, and decrease in working capital. All are examples of sources of fund. Now, examples of application of fund. Fund lost in operation, redemption of preference share capital, redemption of debenture, redemption of preference share capital and debenture. Next one is payment of long-term loan, purchase of fixed assets, purchase of long-term investment, payment of dividend, payment of tax also, एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आप देखिएगा कि जो सोर्सेस ऑफ फंड में जो बात हम कह रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ बात उसका उल्टा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम कह रहे हैं। अगर सोर्सेस ऑफ फंड में हम कह रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में उसका उल्टा हम कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम सोर्सेस ऑफ फंड में कह रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर, तो एप्लीकेशन में कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर हम सोर्सेस ऑफ फंड में कह रहे हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो एप्लीकेशन में हम उसका उल्टा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं। अगर हम सोर्सेस में कह रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो एप्लीकेशन में हम कह रहे हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम कह रहे हैं सोर्सेस में रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो एप्लीकेशन में कह रहे हैं पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अगर सोर्सेस में आ रहा है कि डिविडेंड रिसीव, तो एप्लीकेशन में आएगा डिविडेंड पेमेंट। तो आप देखिए कि जो जो सोर्सेस साइड आता है उसका ठीक उल्टा एप्लीकेशन साइड आता है। यानी सोर्स का मतलब है कि फंड कहाँ से आया, और एप्लीकेशन का मतलब है कि फंड आपका कहाँ चल गया। तो जो सोर्स में है उसका ठीक उल्टा एप्लीकेशन में होता है। और आई विश कि आपको ये बता दें कि जितना चीज फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग वर्ड का यूज किए हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल या फंड फ्रॉम ऑपरेशन या इशू ऑफ डिवेंचर या रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे के सारे चीज का छोटा ना छोटा आपको कुछ ना कुछ पार्ट हिस्सा पाना पड़ेगा। ये शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में तो आपको आसानी से बैलेंस करके निकल जाएंगे, लेकिन बाद में इन सारे के कुछ ना कुछ आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, और ये लेजर ही आपको ये क्लियर कर पाएगा कि हमने कितना शेयर इशू किया, या कितना मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, या कितना फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, या कितना का हमने फिक्स्ड एसेट्स बेचा है, या कितने का हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है। तो ये सब के लिए जितना वर्ड है उतना का मोटा मोटी आपको, क्वेश्चन में तो सारा चीज नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी चीज रहेगा उतना का आपको लेजर तैयार करना पड़ेगा। जैसे फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड आइटम है तो फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाना पड़ेगा। अगर शेयर कैपिटल से रिलेटेड आइटम है, कुछ एडजस्टमेंट है, तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा। अगर डिवेंचर से रिलेटेड आइटम है और उसका कोई एडजस्टमेंट है, तो डिवेंचर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि सोर्सेस ऑफ फंड लिख देना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड लिख देना है, और दोनों साइड ये जोड़ के बराबर आएगा। ये 100% सत्य है कि अगर हम लोग दोनों साइड जोड़ते हैं तो दोनों साइड का जोड़ बराबर आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का। लेकिन इसका हर एक आइटम को एक एक करके बारीकी से सीखना पड़ेगा, इसका लेजर को सीखना पड़ेगा कि इसका लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड का लेजर कैसे बनाते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाना रहता है तो क्वेश्चन देखिए लिख लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन जब बनाना रहता है तो वो 3 पार्ट में या 4 पार्ट में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन कहलाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का। जो सबसे पहला कैलकुलेशन है वो कहलाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को अपोजिट में अगर हम कहें तो फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन भी हो सकता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का अपोजिट फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होता है। दूसरा जो कैलकुलेशन होता है वो होता है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तन को शो किया जाता है।
तीसरा जो होता है वो अंतिम कैलकुलेशन होता है, वो कहलाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन पहला जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन, दूसरा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन, और तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट का कैलकुलेशन। कहने को तो मात्र ये 3 कैलकुलेशन है, लेकिन वास्तविकता में जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो काफ़ी आपको, जैसे चूहा डिगिंग करता है ना, खोदता है छोटा छोटा आइटम्स को, वैसे छोटा छोटा आइटम्स आपको भी खोद खोद के निकालना पड़ेगा कि कौन पैसा कहाँ से आया, कौन पैसा कहाँ से आया। और इसका खुदाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर ही आपको क्लियर कर पाएगा कि कौन सा पिक्चर कहाँ पर है और कौन सा पिक्चर कहाँ पर है, वही आपको प्रूफ कर पाएगा। उसी से आप क्लियर हो पाइएगा कि हाँ कौन पैसा कहाँ बैठेगा, कौन पैसा कहाँ बैठेगा। तो ये ओवरऑल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट का।